हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वन शॉट रैपिड रिवीजन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में आपसे बात कर रहा हूं कि दीज वीडियोस आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन। एनसीईआरटी का आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो, दैट इज द मोटो बिहाइंड, दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड, राइट। तो इसमें हम आपको अगर डिटेल वीडियोस देखना है और ज़्यादा जानकारी चाहिए हर एक टॉपिक के बारे में, तो आप परम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जा करके वहाँ पे जो भी डिटेल डिस्क्रिप्टिव वीडियोस है उसे आप देख सकते हो। ठीक है, मैं जीवन देशमुख आपका परम एजुकेशन में स्वागत करता हूँ और बिना टाइम गंवाए हम शुरुआत करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए सो दैट 5 से 10 मिनट में आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। और इसमें से एक बात भी नहीं छूटेगी सॉरी, कि जो नीट में पूछी जाए, और अगर एनसीईआरटी से पूरा ही पेपर आता है, वैसे भी 3-4 सालों से आप देख रहे हो कि पूरा के पूरा पेपर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का ही होता है। ठीक है, और एक बात का जिक्र यहां पर हम करेंगे कि आपको इंट्रोडक्शन, कोई भी यूनिट का इंट्रोडक्शन नहीं छोड़ना है। कोई साइंटिस्ट के बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन है तो उसे भी पढ़ लेना है, समरी भी नहीं छोड़नी है। और डायग्राम तो इसे सब करनी ही है, और डायग्राम के नीचे अगर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो उस पर भी गौर हमें करना जरूरी है। ठीक है, इससे बाहर एनसीईआरटी का पेपर नॉर्मली नहीं होता है। ठीक, चलो स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वन शॉट रैपिड रिवीजन। इसमें अभी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन लो स्टैंडर्ड से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। एलिमेंट्री कैनल क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस पार्ट से, किस ऑर्गन से बना हुआ है, ये सब चीजें आपको पता है। फिर भी एनसीईआरटी में जितना दिया है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, मेजर माइक्रो एलिमेंट्स विच आर नेसेसरी बाय द बॉडी, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, आई मीन, right? Well, then how mechanical digestion and chemical digestion process takes place. उसके बाद how breakdown of food material takes place in stomach, in small intestine, which enzymes or accessory glands help in this, and various disorders. Then your calorific value and protein, energy, malnutrition. इन सब चीजों का हम इसमें जिक्र करेंगे। शुरुआत करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सी हियर, डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन? तो डाइजेशन, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें सब न्यूट्रिएंट्स है, उसे हमें अवेलेबल करना है। क्योंकि वॉट एवर द फूड वी आर कंज्यूमिंग, जो भी फूड हम खा रहे हैं, तो उसमें नेचर क्या है फूड का, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल फूड, राइट। इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। सो हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्जन करना है सो दैट इट विल बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम, है ना। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज योर डाइजेशन। अब वेरियस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, उसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? सी हियर, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सी हाइलाइटेड जो पॉइंट्स है, बस इस पे आप गौर करिए, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड है, ये अज्यूम्ड है कि आप लोगों का पूरा, या आप लोगों की पूरी पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन सिर्फ ब्रीफ रिवीजन हमें करना है। ठीक है ना। तो विटामिन्स एंड मिनरल, दीज आर आल्सो रिक्वायर्ड बट इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब विटामिन, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, these are organic food material, ठीक है। और water और mineral, these are inorganic, right? well, water, अभी water का रोल क्या है? water का रोल है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हर एक केमिकल रिएक्शन जो भी घट रही है हमारी बॉडी में, तो दैट इज मेडिएटेड थ्रू एंजाइम, एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम डिपेंड्स ऑन वाटर। सो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में वाटर का रोल होगा, और सेकेंड रोल होगा सॉरी, योर कीपिंग द बॉडी हाइड्रेटेड, बॉडी का हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ना होने देना, दैट इज द रोल ऑफ योर वाटर, राइट। बायोमैक्रोमोलिक्यूल, देखिए ये जो डाइजेशन हो रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम लगेगी, तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्जन करने का जिसका काम होगा, दैट सिस्टम इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। और प्रोसेस तो हमने बोल दी, राइट। अभी जो डाइजेशन होगा, 2 स्टेप में डाइजेशन, स्टेप मतलब 2 माध्यम से होगा। एक तो मैकेनिकल डाइजेशन होगा और सेकेंड होगा बायोकेमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ कि सिंपली वी विल च्यू द फूड इन द ओरल कैविटी एंड it will again be churned into the stomach। मतलब मैकेनिकल डाइजेशन में हम उसके सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, राइट। तो ये होगा ओरल कैविटी में, विद द हेल्प ऑफ टीथ क्या होगा, मेस्टिकेशन, इसे हम बोलेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। और हमारे स्टमक में उसका होगा चर्निंग समझते हो, उसे घोलना, क्योंकि स्टमक कंटेंट जो है, गैस्ट्रिक जूसेस जो है, उसे हमें फूड में घोलना है। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्शियल डाइजेशन विल टेक प्लेस। वैसे भी डाइजेशन ओरल कैविटी से स्टार्ट होकर के 30% ओरल कैविटी में होगा, कुछ स्टमक में होगा, लेकिन 100% डाइजेशन जो होगा दैट विल अकर इन ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम में कंप्लीट डाइजेशन होगा और आपका जो होगा जेजुनम और इलियम है, तो देयर वुड टेक प्लेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। एब्जॉर्प्शन करने का एरिया होगा जेजुनम और इलियम, राइट। आगे देखेंगे, चलो। वेल, फूड कंटेंट, ये तो सब साधारण सी चीज है, ये सब पता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स, एंड इनऑर्गेनिक में वाटर और मिनरल्स। इसकी ओके, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स act as an energy source and maintain the homeostasis of your body. homeostasis का मतलब पता है, we are homeotherms, that is we need to maintain, हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट रखना जरूरी है, ठीक है, that is called as homeostasis। ये भी फूड मैक्रोमोलिक्यूल का काम होगा और एनर्जी का सोर्स जैसे भी ये काम करेगा, राइट। अब मिनरल्स है, विटामिन और वाटर है, तो ये कम क्वांटिटी में लगेंगे, लेकिन इनका फंक्शन होगा बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दीज आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, और अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो वेरियस डिसऑर्डर्स में इसका रिजल्ट आएगा, राइट। तो अलग अलग डिसऑर्डर्स हमें हो सकती है अगर विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में फूड में है तो, राइट। एसेंशियल मिनरल देखिए लार्ज क्वांटिटी में लगेंगे। लार्ज क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम, 100 मिलीग्राम पर डे, इससे भी ज्यादा तो इसेंशियल है। मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज, देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयंस। ट्रेस एलिमेंट में क्या आएगा, ट्रेस एलिमेंट में आएगा आपका फेरस, जैसे आयरन, आयोडीन है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, सॉरी योर कॉपर, कोबाल्ट एंड मैंगनीज, यस। वेल, और 20 विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना है, मतलब रिकलेक्ट करनी है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हुई, इसमें हम बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा हर एक, वैसे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट करने के लिए अगर डिटेल में देखना है 7 से 8 घंटे इट विल टेक, लेकिन हमें 1 घंटे में पूरा निपटाना है, तो एनसीआर स्ट्रिक्टली वी विल बी स्टिक टू द एनसीईआरटी सिलेबस, लाइन टू लाइन, राइट। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, एलिमेंट्री कैनल है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनल को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपका आएगा लीवर, उसके बाद होगा पेंक्रिया, गॉल ब्लैडर, तो ये स्टोरेज ऑर्गन है, फिर भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है, और आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके टाइप भी हम देखेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल कहां से स्टार्ट हुई, एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट्स विद माउथ एंड एंड्स एट द एनस, क्लियर। एलिमेंट्री कैनल इट इज अ यूनिफॉर्म, आई मीन इट इज अ सिंगल ट्यूब, राइट, ऑफ वेरिंग डायमीटर। अलग अलग बॉडी के हिस्सों में उसका डायमीटर चेंज होगा, लेकिन ट्यूब एक ही होगा, ठीक। तो इसे बोलेंगे हम एलिमेंट्री कैनल। अब माउथ जो ओपन करेगी, तो माउथ ओपन किस में होगा, बकल कैविटी या तो ओरल कैविटी। बकल या ओरल कैविटी मतलब आपके जो टीथ है, उस हमारा मुंह बंद करने के बाद जो टीथ के अंदर जो कैविटी होगी, दैट इज बकल कैविटी, एंड दिस इज पेरी ओरल कैविटी, मतलब इन बिटवीन चिक्स एंड गम्स, राइट। ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। अब जो टीथ है, तो अलग अलग टाइप के टीथ हम में प्रेजेंट है, जैसे कि है अपना इंसीजर है, कैनिन है, प्रीमोलर है और मोलर है। इसलिए अलग अलग टाइप के अगर टीथ हमारे बॉडी ओरल कैविटी में है, तो इसे हम इस टाइप के डेंटिशन को हम बोलेंगे हिटेरोडोंट। हिटेरो मींस डिफरेंट, डोंट मींस टीथ। अलग अलग टाइप के एक जैसे टीथ हमारे है नहीं, राइट, और हर एक का पर्पज अलग होगा। जैसे मोलर और प्रीमोलर, इसका काम क्या है कि मैस्टिकेशन करना। टीयरिंग काम करना किसका काम है, तो इंसीजर का है, ठीक है। तो हिटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन इज देयर इन ह्यूमन बीइंग। इन केस ऑफ ह्यूमन, डायफायोडोंट, हमारे पूरे जीवन काल में, हमारे लाइफ टाइम में 2 बार हमें टीथ आएंगे। एक रहेंगे मिल्क टीथ, दैट इज डेसिडियस, जो कि बच्चों में होगा। बच्चों में 20 टीथ आएंगे, वो गिर जाएंगे, फिर से उसका फिर से वो उगेंगे, राइट। तो इस तरीके से देयर इज अ, क्या बोलेंगे हम उसे, सी रिप्लेसमेंट ऑफ सेट ऑफ योर डेसिडियस टीथ बाय द परमानेंट टीथ, मतलब 2 बार हमें टीथ आएंगे, इसलिए हम बोलेंगे डायफायोडोंट, राइट। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब टीथ देखिए हमने, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब अरेंजमेंट ऑफ टीथ, देखिए ये जो हमारा ऊपर का आधा हिस्सा है दांतों का, और नीचे का आधा हिस्सा है, इसमें जो भी अरेंजमेंट हमारे टीथ की है उसे हम बोलेंगे डेंटिशन, ठीक है। अपर हाफ जॉ एंड लोअर हाफ जॉ, इसमें वट एवर द अरेंजमेंट ऑफ your teeth is there, that is termed as dentition, and it is represented by dental formula। तो एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 21-23। समझने के लिए हम बोलेंगे, कैसा उच्चार करेंगे उसका, 21-23। यहाँ पे हो गया आपके इंसिजस, कैनिन्स, प्रीमोलर
और ये हो गए मोलार। ठीक है, अब रैबिट में अलग है, टीन में जो डेंटल फॉर्मूला वो भी अलग है, बच्चों में भी अलग है। ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ इसका जिक्र है, इसका जिक्र यहाँ पर हम करेंगे। राइट, देखिए अभी टीथ है, टीथ का हार्ड च्यूइंग सर, टीथ का काम है मेस्टिकेशन करना, तो मेस्टिकेशन के लिए हेल्प करने वाला जो भी सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस नहीं बोलेंगे, जो टीथ का पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे डेंटल इनामल। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, एज यू नो, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। राइट, देखिए टंग इज अ मस्कुलर फ्रीली मूवेबल ऑर्गन। टंग का काम क्या होगा, इसके ऊपर एलिवेशंस हो गए, प्रोजेक्शंस हो गए, और उन प्रोजेक्शंस का नाम होगा पेपिली, और वो पेपिली क्या बियर करेगी, टेस्ट बर्ड्स। अलग अलग तरीके के अलग अलग हिस्सों में टीथ के सॉरी और टंग के हम अलग अलग टेस्ट कर पाते हैं। राइट, अब ये जो टंग है इट इज अटैच टू द हायोइड बोन, लोकोमोशन में हमने पढ़ा था। राइट, विद द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, ये सिंपल सी जानकारी। अब इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि लोकेशन जो है अलग अलग ऑर्गन्स का इसमें दिया हुआ है, तो देख लीजिए इसको। आगे बढ़ेंगे, ओरल कैविटी लीड्स टू शॉर्ट फेरिंग्स। हमने जो डिटेल वीडियोस देखे थे उसमें देखा था कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब क्या हुआ कि नेजल चेंबर विल ओपन इनटू फेरिंग्स, और ओरल कैविटी भी फेरिंग्स में ओपन करेगी। जो पार्ट ओरल कैविटी का फेरिंग्स में ओपन होगा हम उसे बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, एंड इट इज कॉमन पैसेज, देखिए फॉर फूड एंड एयर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आएगा ट्रकिया, विंड पाइप। राइट, तो विंड पाइप ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, विंड पाइप के साथ इसोफेगस। अभी इसोफेगस का जो ओपनिंग है तो उसे हमने बोला था गलेट, और जो विंड पाइप का ओपनिंग है उसे हम बोलेंगे ग्लोटिस। अब विंड पाइप में खाना खाते समय विंड पाइप का काम क्या होगा, उसमें सिर्फ एयर एंटर करेगी। एयर अगर कुछ फूड पार्टिकल्स या तो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस सॉलिड पार्टिकल इफ इट एंटर्स योर ट्रकिया दैट इज विंड पाइप, तो क्या होगा, हमें हिचकी आएगी। राइट, ठीक है, तो ग्लोटिस तो इस पे कवर होगा, और दैट कवर इज योर एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस किस चीज से बना हुआ है, इट इज कार्टिलेजिनस। ठीक है, वेल तो यहां पे दिया हुआ है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे, इसोफेगस थिन। अब इसोफेगस क्या है, फर्स्ट पार्ट देखा हमने योर माउथ, देन ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स। अब आएगा आपका इसोफेगस थिन। दिस इज थिन लॉन्ग ट्यूब व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम, देखिए पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम हमारे बॉडी का ऐसा हिस्सा है, अगर उसे डैमेज होगा तो इट वुड रिजल्ट इनटू डेथ। डेलिकेट ऑर्गन है, इसके बारे में हमने जिक्र किया है। राइट, नेक, थोरैक्स और डायफ्राम, इसमें से पर्सिंग करते हुए, मतलब उसे भेदते हुए जो ट्यूब पास करेगी उसे हम बोलेंगे इसोफेगस। इसोफेगस में डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसोफेगस में सिर्फ मस्कुलर एक्टिविटी होगी, क्योंकि सर्कुलर, लॉन्जिट्यूडिनल और ऑब्लिक मसल्स वहां पर प्रेजेंट है, तो दैट विल प्रोपेल डाउन द फूड। मतलब आपका जो फूड है, जो फेरिंग्स फेरिंग्स में आया था, और फेरिंग्स से अभी इसोफेगस से स्टमक के पास उसे भेजना है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वहां पे होगा, मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, चलो अब स्टमक की बारी है। वेल इसोफेगस, चलो यहां पे निकालेंगे, ये इसोफेगस है आपका, ये स्टमक। इसोफेगस ऊपर एक स्फिंक्टर मसल है और नीचे एक स्फिंक्टर मसल है, तो इस स्फिंक्टर मसल को हम बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों, क्योंकि इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द हार्ट। राइट, दिस इज अ कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, और ये कार्डियक बोलिए तो इसे बोल सकते हैं हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसोफेजियल स्फिंक्टर, और इसे बोलेंगे हम अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, तो स्फिंक्टर मसल का काम क्या होगा, रेगुलेशन द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक। अब ये कार्डियक स्फिंक्टर है, फूड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, फूड आहिस्ता आहिस्ता धीमी गति से अंदर आएगा और इट विल बी रिलीज्ड इनटू स्टमक। अब स्टमक जो है, तो स्टमक को तीन पार्ट है। जो कार्डियक पार्ट है, जो हार्ट के पास है, उसे हम बोलेंगे कार्डियक स्टमक। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड है फंडिक रीजन, दिस वन इज फंडिक, एंड दिस इज पाइलोरस रीजन, दिस रीजन इज पाइलोरस। और ये पाइलोरस अब ये किस में ओपन होगा, इट विल ओपन इनटू सी शेप्ड ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे भी स्फिंक्टर मसल होगा। ठीक है ना, तो जो पाइलोरस पार्ट जो ओपन होगा ड्यूडेनम में, तो इसके बीच में जो स्फिंक्टर होगा तो उसे हम नाम देंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर।
पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि स्टमक में फूड 4 से 5 घंटों के लिए स्टोर होगा और काइमी वहां पे बनेगी, तो दैट एसिडिक काइमी विल बी स्लोली रिलीज्ड इनटू ड्यूडेनम फॉर कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पाइलोरिक पोर्शन, ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। सी शेप्ड ड्यूडेनम ये फर्स्ट पार्ट है। यहां पे क्या होगा? यहां पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। सेकंड मिडिल पोर्शन जो आपका जेजुनम है, और जेजुनम और जो आपका कॉइल्ड पोर्शन इलियम है, तो इन 2 पार्ट्स में जो प्रक्रिया होगी तो दैट विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल टेक प्लेस इन दिस 2 पार्ट एंड कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहां पे होगा? तो ये ड्यूडेनम पार्ट में होगा। ठीक है। ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर, बात कर चुके। इलियम ओपन्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज, ये आपका मान के चलेंगे, ये आपका इलियम है एंड इट हैज ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये डायमीटर बड़ी है, इसलिए हमने इसे क्या बोला? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हुआ, तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो हिस्से हैं, तो इस पहला हिस्सा होगा सिकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम। ठीक है ना। सिकम का काम क्या होगा? इट विल हार्बर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और ये सिकम से एक पार्ट बाहर निकलेगा, प्रोजेक्शन, फिंगर जैसे एक प्रोजेक्शन बाहर आएगा, तो उस प्रोजेक्शन को हम बोलेंगे अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स, विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है। और अपेंडिक्स का वैसे काम क्या होगा? जानवरों में इसका काम होगा डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, राइट। सेकेंड पार्ट होगा कोलोन। कोलोन के भी 4 हिस्से करेंगे हम। एक तो होगा एसेंडिंग कोलोन, सेकंड होगा ट्रांसवर्स कोलोन, शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड होगा डिसेंडिंग कोलोन, और लास्ट में होगा, अंत में होगा सिग्मोइड कोलोन। क्लियर है। और उसके बाद आएगा रेक्टम। रेक्टम में क्या होगा? टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर। यहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ये टेम्पोररी स्टोरेज करेगा रेक्टम में। चलो आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब इसके सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन, टाइम ज्यादा नहीं है। आगे देखो, अभी एलिमेंट्री कैनल जो है, तो ये मस्कुलर पार्ट है, तो अलग अलग लेयर से बना हुआ पार्ट होगा, राइट। तो इसके 4 लेयर हो गए। आउटर मोस्ट जो होगा सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, सीक्वेंस ध्यान में रखना है। सेकंड मस्कुलरिस, उसके बाद जो सेकंड आउटर मोस्ट ये होगा थर्ड लेयर, और म्यूकोसा विल बी योर इनर मोस्ट लेयर। ठीक है। वेल, अब सिरोसा आउटर मोस्ट है, किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। जैसे हमने बात की थी कैपिलरी की वॉल जो है, तो हमने उसे क्या नाम दिया था? एंडोथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम। सिमिलरली अगर इंटरनल ऑर्गन्स हमारे है, विसरल ऑर्गन अगर है, तो उसका जो एपिथेलियम होगा उसे हम बोलेंगे मेसोथेलियम। ठीक है। और सब कनेक्टिव टिश्यू, मतलब सिरोसा मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यू, शॉर्ट में आप लिख लो। ठीक है। मस्कुलरिस है, मस्कुलर नाम में मसल से बना हुआ होगा, और विसरल ऑर्गन की, क्योंकि इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, तो उसकी मसल्स क्या होगी? स्मूथ मसल्स होगी, राइट। एंड उसमें स्मूथ मसल जो है, तो इनर सर्कुलर होगी और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल होगी। अब ऑब्लिक लेयर भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कुछ हिस्सों में, राइट। ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स, राइट। सबम्यूकोसल लेयर इट इज फॉर्म्ड ऑफ लूज, यहाँ पे दिखा नहीं मैंने, लूज कनेक्टिव टिश्यू से होगा, लिम्फ वेसल से बना होगा, और ब्लड वेसल भी इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है। सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। वेल, these are the 4 layers of your alimentary canal. आउटर मोस्ट देखिए सिरोसा है, उसके बाद मस्कुलरिस, उसका इनर है सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, उसके बाद है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में नॉर्मली ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन ड्यूडेनम पार्ट का अगर सब म्यूकोसा है तो वहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है। म्यूकोसा अंदर वाला, और सबसे बीच में जो आपको खाली हिस्सा दिख रहा है उसे बोलेंगे हम ल्यूमेन। वेल, आगे बढ़ते हैं। ड्यूडेनम, इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके। इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज द म्यूकोसा एंड फॉर्म्स। वेल, देखिए अब सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है, ये क्या था? सबसे अंदर वाला किधर है? वेल, दिस इज म्यूकोसा। ये लेयर जो है आपका, दिस इज म्यूकोसल लेयर। तो ये म्यूकोसल लेयर क्या करेगा? स्टमक की अगर बात करेंगे तो स्टमक में फोल्ड्स बनाएगा, इरेगुलर फोल्ड्स, और उस फोल्ड्स को हम नाम देंगे रगी, राइट। और यही इंटेस्टाइन में क्या करेगा? इंटेस्टाइन में इट विल प्रोजेक्ट आउट एज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब विलाई का फॉर्मेशन करना इंटेस्टाइन में, दैट इज द फंक्शन ऑफ योर म्यूकोसा। मतलब म्यूकोसा के 2 काम हुए। स्टमक में उसने रगी बॉडीज बनाई,
क्यों रगी बॉडीज क्यों चाहिए? क्योंकि चर्निंग मूवमेंट के लिए, ठीक है। और इंटेस्टाइन में विलाई क्यों चाहिए? क्योंकि विलाई है और विलाई की लाइनिंग करने वाली जो सेल्स है उसे हम बोलेंगे माइक्रो विलाई। तो एरिया एब्जॉर्प्शन का एरिया हमें बढ़ाना है, इसलिए इसका मॉडिफिकेशन होगा म्यूकोसा का स्टमक में और योर इंटेस्टाइन में। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये बात कर चुके हम। विला आर सप्लाइड टू द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होगा तो किस में आना है? ब्लड में आना जरूरी है, तो कैपिलरी की बहुत ज्यादा संख्या वहां पे होगी और लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि लिम्फ वेसल में अभी फैट एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद हम उसे नाम देंगे लैक्टिन। पता है म्यूकोसेल एपिथेलियम एज गॉबलेट सेल्स। अब ये जो म्यूकोसा है नॉर्मली अंदर का जो लेयर है म्यूकोसा है, तो म्यूकोसा में ही म्यूकस सिक्रेट होगा। देखिए म्यूकस का काम क्या होगा? एक तो प्रोटेक्शन होगा स्टमक में और इंटेस्टाइन में, और लुब्रिकेशन ये काम होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक सब जगह पर म्यूकस रिलीज करेगा, ठीक। वेल लुब्रिकेशन, दिस इज योर विलाय। देखिए विलाय है तो विलाय यहाँ पे क्रिप्ट आपको दिख रही है, जो विलाय के बेस में क्रिप्ट है इसे हम बोलेंगे क्रिप्ट ऑफ लिबरकोहन, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, वेन्स है, और येलो कलर में जो आपको दिख रहा है दैट इज लैक्टिन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर विलाय, एंड दिस सेल लाइनिंग द विलाय, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाय। ये क्या होगी? आपकी माइक्रोविलाय होगी, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो प्रोजेक्टेड पार्ट दिखेगा। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन स्टमक। अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होगी म्यूकोसा की, राइट, एंड क्रिप्ट्स होगी। दो देखिए म्यूकोसा ने स्टमक में सबसे पहले इरेगुलर फोल्ड बनाई थी, उसे रगी हमने बोला था, और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसने विलाय प्रोजेक्शन बनाए थे। दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाएगा, कहां पे? स्टमक में, और क्रिप्ट बनाएगा विलाई के बेस में, तो उसे हम बोलेंगे क्रिप्ट ऑफ लिबरकोहन। हम बात कर चुके हैं। 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। जो भी 4 लेयर है, सिरोसा, सबम्यूकोसा, और मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, तो यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में एलिमेंट्री कैनल के वहां पे मॉडिफिकेशन उसका होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अब जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसमें हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड। देखिए नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है कि अगर, ठीक है, आगे आगे सब डिस्कस करेंगे। और पैंक्रिया, पैंक्रिया इज अ कंपाउंडर ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, बोथ एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड्स में पैरोटिड, ये जो हमारा चीक्स है इन फ्रंट ऑफ ईयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। दूसरी तो आपके सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, मतलब ये मूवेबल, ओनली मूवेबल बोन ऑफ योर फेस इज योर मैंडिबल। तो मैंडिबल में जो प्रेजेंट होगी मैंडिबल के नीचे दैट इज योर सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स बोलेंगे हम इसे, और सबलिंगुअल बिलो द टंग। ये 3 ग्लैंड्स होगी, और ये दिस ग्लैंड्स आर विद डक्ट्स। इट विल पोर इट्स अ सिक्रीशन, पोर सिक्रीशन क्या होगा सलाइवरी ग्लैंड का? सलाइवा इनटू ओरल कैविटी। ये काम इसका होगा, ओरल या तो बकल कैविटी। हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे। वेल डाइजेस्टिव ग्लैंड में सेकंड है हमारा, वो तो हो गया क्या, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये है आपका लीवर। तो लीवर में स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है तो उसे हम बोलेंगे हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है। एंड कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल देखिए जो टीएस हमने देखा था तो उसमें इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड ये हेपेटोसाइट्स का अरेंजमेंट होगा लाइक दिस। ये कॉर्ड मतलब धागे जैसा एक स्ट्रक्चर होगा, और इसके बीच में अभी सब जो कुछ स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम डिटेल वीडियोस में। ओके, दीज आर हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट का काम होगा बाइल जूस को रिलीज करना। ये है आपकी हेपेटोसाइट, उसका काम बाइल जूस रिलीज करना, और ये बाइल जूस आएगा और ये गॉल ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा और कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, राइट। तो हेपेटोसाइट्स मतलब लिवर किससे बना हुआ है, तो हेपेटोसाइट से बना हुआ है। हेपेटोसाइट कैसी है, कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज है, और हेपेटिक लोब्यूल इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एंड दैट हेपेटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। उसे बोलेंगे आप ग्लिसन्स कैप्सूल, उसका जो आवरण होगा, कवर होगा, तो उसे हमने नाम दे दिया ग्लिसन्स कैप्सूल। अभी बाइल इज सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स, ऑलरेडी वी हैव मेंशन दिस, और गॉल ब्लैडर में आएगा, स्टोर होगा, वहां पे उसका कंसंट्रेशन होगा, राइट। अब देखिए डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, उसका नाम है हमारा सिस्टिक डक्ट। इस सिस्टिक डक्ट हेपेटिक डक्ट के साथ मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। सपोज कीजिए ये डक्ट है आपकी हेपेटिक डक्ट्स, हेपेटिक डक्ट्स, ठीक है। अभी ये हेपेटिक डक्ट आई और यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर, तो ये गॉल ब्लैडर की डक्ट आई और दोनों ने मिला के कॉमन डक्ट बनाई।
तो इसे हमने नाम दे दिया कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, मतलब कॉमन बाइल डक्ट किस चीज से बनी हुई है? हेपेटिक डक्ट, और ये डक्ट जो है आपका गॉल ब्लैडर का, इसे हमने नाम दे दिया सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट बिकम्स कॉमन बाइल डक्ट। और इससे आके मिलेगी अभी इधर से, यहाँ पे पैंक्रिया है क्योंकि ड्यूडेनम, ठीक है ना, तो ये डक्ट होगी आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट। अब पैंक्रियाटिक डक्ट आके मिलेगी और यहाँ पे कॉमन डक्ट बनेगी अगेन, तो दैट विल बी कॉल्ड एज हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और इट विल बी गार्डेड बाय सम स्फिंक्टर एंड दैट विल बी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, क्लियर है यहां तक के? चलो आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पैंक्रियाटिक डक्ट आई, इधर से डक्ट्स फ्रॉम लिवर, दिस इज सिस्टिक डक्ट फ्रॉम योर गॉल ब्लैडर, यहाँ पे मिली कॉमन बाइल डक्ट बनी। पैंक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन करके उसने बनाया हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट, ऊपर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये बात कर चुके हम। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका पैंक्रिया, है ना। तो पैंक्रिया इज अ कंपाउंड ग्लैंड, मतलब क्या, एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और एंडोक्राइन पोर्शन भी है। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होगा इट विल रिलीज अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस, और जो एंडोक्राइन पोर्शन होगा इट विल रिलीज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन्स। इट इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, दिस इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन जो होगा तो बकल कैविटी से स्टार्ट होगा। सबसे पहले फूड हम माउथ कैविटी में इंजेस्ट करेंगे, तो उसे उसका मैस्टिकेशन होगा, उसमें सलाइवा मिक्स होगा, मिक्स होके बोलस बनेगा। देखिए फ्लो चार्ट यहाँ पर है, बोलस बनेगा। बोलस स्लिपरी है, टंग के माध्यम से इट विल बी प्रोपेल्ड इनटू फेरिंग्स एंड इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस में आने के बाद वहां पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बोल चुके सर्कुलर, लॉन्जिट्यूडिनल और ऑब्लिक मसल्स उसमें प्रेजेंट है ईसोफेगस में। तो रिदमिक, एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो पेरिस्टालसिस हम उसे कहेंगे। ठीक, उसके बाद गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। अभी जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर था तो उसे हम बोलेंगे गैस्ट्रो, क्योंकि गैस्ट्रो मतलब स्टमक और इसोफेगस के बीच में जो भी होगा, या तो कार्डियक स्फिंक्टर बोलिए या तो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलिए। तो इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। अब स्टमक के ये जो आपका सलाइवा आता है, सलाइवा के कंपोनेंट्स क्या है? तो सलाइवा में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड्स है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ अलग अलग एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। और जो मेन एंजाइम होगा दैट इज योर सलाइवरी अमाइलेज, और उसे हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज टाइलिन। एंड दिस टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज, इसे बोलेंगे, तीसरा नाम दे सकते हैं कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। क्यों? सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होगा? इट विल कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड दैट इज स्टार्च, यहाँ पे लिखेंगे हम सलाइवरी अमाइलेज, इनटू डाइसैकेराइड। और जो डाइसैकेराइड होगा ओरल कैविटी में, ठीक है ना, तो होगा आपका माल्टोज। ठीक, वेल, तो सलाइवरी अमाइलेज का काम ये हुआ। लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होगा? इट हैज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। जो भी फूड मटेरियल में बैक्टीरिया वगैरह जो प्रेजेंट होंगे तो उसका खत्मा करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ योर लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल, राइट। तो यहाँ पे सब चीजें दी हुई है। और जो आपका सलाइवा का पीएच होगा दैट पीएच इज 6.8। देखिए 8.8 ये कॉमन है, जैसे सलाइवा में 6.8। अगर स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक इज स्ट्रांगली एसिडिक, तो वहां पे पीएच होगा 1.8। और वही स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर बात करेंगे तो वहां पे होगा 7.8। 8 कॉमन है, मतलब 6, 1, 7 ध्यान में रखने के लिए। 30% ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन योर माउथ कैविटी, राइट। म्यूकस ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी, इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होगी, राइट। वेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड में सबसे पहले आपके म्यूकस नेक सेल्स, उसका काम होगा म्यूकस सिक्रेट करना। ठीक, अभी म्यूकस का काम क्या होगा? म्यूकस का काम होगा प्रोटेक्शन, किससे? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एक्सकोरिएशन करेगा, मतलब उसमें क्या बोल सकते हैं, उसका इरोजन करेगा, एक्सकोरिएशन म्यूकोसा का। तो इस सेल के अगेंस्ट काम करके उस म्यूकोसा का प्रोटेक्शन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ योर म्यूकस। ठीक है, सेकेंड थिंग, पेप्टिक सेल है, पहली थी अपनी नेक सेल्स की, म्यूकस नेक सेल, दूसरी पेप्टिक और चिप सेल। इसका काम होगा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को रिलीज करना। दिस इज पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव। ठीक है, अभी इनएक्टिव का एक्टिव कब बनेगा? पेप्सिनोजेन
विल बी एक्टेड अपॉन, कौन काम करेगा उस पे, इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय एचसीएल, मतलब ये पेप्सिनोजन है, स्पेशल काम करेगा और इससे एक्टिव पेप्सिन बनेगा जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो आपका प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। क्लियर। तीसरा है पैराइटल ऑब्जेंटिक सेल जिसका काम है एचसीएल रिलीज करना, और उसके साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर, एक बार एनसीईआरटी नीट में क्वेश्चन आया था इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल क्या है। देखिए ब्रैकेट में जो चीजें दी होती है तो उस पर भी हमें गौर करना है। तो इट इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, राइट। ओके, स्टमक, इन द स्टमक फूड रिमेन्स 4 to 5 आवर्स, देख चुके। अब ये जो 4 से 5 घंटे के लिए जो स्टमक में फूड स्टोर करेगा तो उसमें गैस्ट्रिक जूस भी मिक्स होगा, राइट, बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ योर स्टमक, और उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रोडक्ट एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कायमे। इसे मोर प्रिसाइजली बोलेंगे क्योंकि एसिड मिक्स है उसमें, तो इसे बोलेंगे हम एसिडिक कायमे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी सब फंक्शंस मैंने बोल दिए, जैसे कि जो आपका पेप्सिन है, पेप्सिन का काम क्या है कि प्रोटीन का डाइजेशन करना। पेप्सिन का एक्टिवेशन किसने किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने किया। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और एक काम है टू डीएक्टिवेट सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी अमाइलेज माउथ कैविटी से स्टमक में आया तो उसका इनएक्टिवेशन करना है, ये भी काम है। और ये एंटीबैक्टीरियल जैसे भी काम करेगा टू किल बैक्टीरिया, क्योंकि एसिडिक सराउंडिंग में ज्यादातर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। प्रोटीन्स, हाँ, अब ये पेप्सिन जो है तो किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे, और इस सिंपलर फॉर्म में लाएगा उसे, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड, दैट इज प्रोटियोजेस एंड पेप्टोज, दीज आर पेप्टाइड्स, राइट। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, इसका काम होगा कि लुब्रिकेशन करना और प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसा करना। देखिए जो हाईलाइट किया है इसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेपरेट करिए। पीएच जो होगा 1.8 है। अब ये 1.8 जो पीएच है दैट इज ऑप्टिमल फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन। अगर पेप्सिन को अच्छे तरीके से फंक्शन करना है तो जो पीएच लगेगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक, दैट इज 1.8, राइट। रेनिन भी है। अब बच्चों में, इन्फेंट्स में ये गैस्ट्रिक जूस में रेनिन प्रेजेंट होगा जिसका काम होगा प्रोटीन का डाइजेशन करना। ये जो आपका रेनिन है तो रेनिन की क्वांटिटी जैसे जैसे हम अडल्ट में कन्वर्ट हो गए तो उसकी मात्रा कम होती जाएगी या तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए डाइजेशन जो है आपका, मिल्क का डाइजेशन करना अडल्ट के लिए थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, ओके। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपेजेस आर आल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, अंडरलाइन एज इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिपेजेस भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करेगी स्टमक में। क्लियर, राइट। Movement generated by the muscularis layer of the small intestine help in thorough mixing of the food with various secretions in the intestine and thereby facilitated digestion। मतलब देखिए पेरिस्टालसिस इसोफेगस में भी हुआ, चर्निंग मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक में भी हुआ, और टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत ये जो है आपका मैकेनिकल डाइजेशन ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा। कैसे होगा, मस्कुलर लेयर का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके। तो बाइल, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रेशंस रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए अब ये आपका था स्टमक, ये स्टमक था तो स्टमक ओपन हुआ, सी आकार का जो आपका ड्यूडेनम है, यहाँ पे आपका पैंक्रिया था। ठीक है, यहाँ पे पैंक्रिया है, ठीक, और यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर था, ऊपर लीवर है। ठीक है, तो लीवर की डक्ट आएगी, कलर चेंज करेंगे, ये आपके लीवर की डक्ट्स कॉमन बनी, ये सिस्टिक डक्ट ये कंबाइन हुई, ड्यूडेनम कहाँ निकला, हाँ यहाँ पर, और ये पैंक्रिया से एक डक्ट निकलेगी, ये कंबाइन होके इसमें उसका सिक्रेशन आएगा। मतलब यहां से गॉल ब्लैडर से क्या आएगा, बाइल जूस, क्योंकि यहाँ पे स्टोर था। ठीक है, रिलीज किसने किया था, लीवर ने, लेकिन इसमें ऐड कर दिया। अब यहां से आएगा पैंक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टाइन जिसे हम बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टाइन का जूस, पैंक्रिया का जूस और बाइल जूस, ये तीनों में आकर के ड्यूडेनम में पोर किए जाएंगे, मतलब उस पे उसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल होगा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, राइट। वेल, पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, देख चुके हैं। पैंक्रियाटिक जूस, अभी पैंक्रियाटिक जूस में क्या है, सिर्फ इसमें क्या नहीं है, किधर है, ओके यहाँ पे नहीं। ठीक है, देखो ट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है, प्रोकार्बोक्सिपेप्टिडेजेस है, अमाइलेजेस, लिपेजेस, न्यूक्लिएजेस।
These are the composition or components of pancreatic juice. और जो सभी एंजाइम्स है, all enzymes of pancreatic juice are in their inactive form में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. अब क्या होगा, देखो यहाँ पे जो आपका ट्रिप्सिनोजेन है तो ये भी इनएक्टिव है. ठीक है. तो इस पे एंटेरोकाइनेज काम करेगा, एंजाइम एंटेरोकाइनेज. उसके बाद क्या बनेंगे, यहाँ पे लिखेंगे. चलो, ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन, इस पे एंटेरोकाइनेज काम करेगा. ठीक है. और इससे बनेगा एक्टिव ट्रिप्सिन. अब ये ट्रिप्सिन है, दिस ट्रिप्सिन विल एक्ट अपॉन दिस रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस. ट्रिप्सिनोजेन है, एंटेरोकाइनेज ने काम किया, एक्टिव ट्रिप्सिन बना. अब ये ट्रिप्सिन जाएगा और रिमेनिंग जो एंजाइम्स है पैंक्रियाटिक जूस के, तो उस पे काम करके उसका एक्टिवेशन करना. दैट इज द रोल ऑफ योर ट्रिप्सिन. राइट. ओके, यहां पे वही लिखा हुआ है. आगे बढ़ेंगे. Bile is released into duodenum and it contains. Bile कहाँ रिलीज होगा, हमने अभी देखा है duodenum में होगा. तो उसकी कंपोनेंट बाइल पिगमेंट से, बाइल पिगमेंट में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन. बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, these are the degradation products of hemoglobin. ठीक. सेकेंड, बाइल सॉल्ट्स है. ठीक है. उसके बाद कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन इसमें एंजाइम नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है. बाइल जूस में क्या नहीं होगा, एंजाइम नहीं होगा. पैंक्रियाटिक जूस में सभी एंजाइम्स ही है और फॉस्फोलिपिड भी बाइल जूस में प्रेजेंट होगा. इन शॉर्ट, bile pigment, bile salt, cholesterol और phospholipids. These are the composition of bile pigment. I mean your bile juice. बाइल का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. मतलब क्या, जो फैट के मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक करके उसके मिसल्स बनाना है, मिसल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाना है. दैट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. देखो हाईलाइटेड जो पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इट बाइल आल्सो एक्टिवेट लिपेजेस. राइट. इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स. उससे क्या रिलीज होगा, म्यूकस होगा. देखिए अब ये आपका स्टमक है, ये स्टमक, और उसके बाद आपका ये डियोडेनम. ठीक है. यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर था, ये आपका डियोडेनम है. अब यहाँ पे क्या बनी थी, काइमी. काइमी कैसी थी, एसिडिक काइमी. तो एसिड है, तो ये फूड यहाँ पे एंटर करेगा डियोडेनम में. ये फूड आया मान के चलिए, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है. और जो डियोडेनम का वातावरण है, इसमें पैंक्रियाटिक जूस भी है, बाइल जूस भी है, तो इस यहाँ पे वातावरण होगा अल्कलाइन. अब डियोडेनम का जो म्यूकोसल लेयर है उसका प्रोटेक्शन एसिड से और अल्कलाइन मीडियम से करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ योर म्यूकस, अलोंग विथ बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस में जो बाइकार्बोनेट आयन होंगे और जो इंटेस्टिनल गॉबलेट से म्यूकस रिलीज करेगी, दोनों कंबाइन होके फंक्शन क्या होगा, टू प्रोटेक्ट द म्यूकस ऑफ इंटेस्टाइन बाय द एक्शन ऑफ acidic chyme and the alkaline environment of small intestine. ठीक है. आगे बढ़ेंगे. Well, let me see the time. It is 37 minutes. Okay. चलो आगे बढ़ेंगे. अब देखो सकस सेंट्रिकस, या तो इसे बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस. हमने बात की थी शुरू में इंटेस्टिनल जूस. ठीक है ना. अब जो म्यूकस सेल है, गॉबलेट सेल है, उसका सिक्रीशन और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है इंटेस्टाइन का, उससे जो सिक्रीशन आएगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के सकस एंट्रिकस बनेगा या तो इंटेस्टिनल जूस बनेगा. राइट. सकस एंट्रिकस कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइडेजेस, डाइपेप्टिडेजेस, लिपेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस. इसका मतलब ये होगा कि जो स्टमक तक पार्शियल डाइजेशन हो चुका था फूड का, तो अभी कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होगा. ठीक है ना. Mucus along with the bicarbonate from the pancreas, बोल चुके हैं हम वैसे भी, protect the intestinal mucosa from the acid as well as provide alkaline medium, that is 7.8 to the for enzymatic activities. अगर इंटेस्टाइन में एंजाइम की एक्टिविटी होनी है तो पीएच कितना लगेगा, 7.8. जैसे कि हमने बोला था पेप्सिन को अगर उसका फंक्शन करना है तो एक ऑप्टिमम पीएच लगेगा, दैट इज 1.8 फॉर पेप्सिन. एंड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन किसके सहायता से होगी, तो अल्कलाइन मीडियम, दैट इज 7.8. सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड आल्सो हेल्प इन दिस. राइट. ये जो ऊपर हमने फंक्शन के बारे में बात की, तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होगी वो भी हेल्प करेगी. राइट. अब देखिए प्रोटीन, प्रोटीजेस, पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स है. ठीक है ना. इन द काइमी, मतलब स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हुआ था, reaching the intestine, intestine में पहुंच रही है, acted upon by the proteolytic enzymes of the pancreatic juice. फूड का पार्शियल डाइजेशन स्टमक में होगा, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसने एंट्री की, तो उसका कंप्लीट डाइजेशन कैसे होगा, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के माध्यम से होगा. देखिए अभी ये देखिए पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक काइमी का कंटेंट है,
इस पे एक्शन हुई ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, तो डाइपेप्टाइड बने। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च है, उस पे अमाइलेज ने काम किया, डाइसेकेराइड बनाए। यहाँ पे देखिए फैट्स है, फैट्स है तो लिपेज होगा, लिपेजेस ने डाइग्लिसराइड्स बनाए, फिर मोनोग्लिसराइड्स बनाए, और न्यूक्लिएजेस इन द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड्स टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ओके। अब द एंजाइम्स इन द सकस एंटेरिकस किस चीज से बना हुआ था? म्यूकस फ्रॉम द गॉबलेट सेल्स एंड द सिक्रीशंस फ्रॉम ऑफ योर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, उससे सकस एंट्रिकस बना था। उसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट है जैसे कि पेप्टिडेजेस, न्यूक्लिएजेस, राइट। वेल, एंट्रिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव रिएक्शन, जो हमने रिएक्शन देखी जिसमें भी सिंपलर फॉर्म में फूड कन्वर्ट हुआ, तो उस पे अभी सकस एंट्रिकस का सिक्रेशन काम करेगा, राइट। और जो ये सब रिएक्शन जो होगी तो इट विल बी इन क्लोज एसोसिएशन विद द म्यूकोसल एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइन। जो भी डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो जो इंटेस्टाइन का म्यूकोसा है उसके बहुत करीब हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा? यह है सकस एंटेरिकस के एंजाइम्स जैसे डाइपेप्टिडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइडेजेस, साइडेजेस, all these are the composition of these enzymes comes from succus entericus. एंटरॉन या शब्द है एंटरिकस, एंटरॉन अगर शब्द आता है तो इसे हम बोलेंगे दैट इज योर इंटेस्टाइन। गैस्ट्रो है तो स्टमक है। ठीक है, वेल, तो डाइपेप्टिडेस काम करेगा, सिर्फ एएसी लगा देना है, एंजाइम है, अमीनो एसिड बनेंगे। माल्टोज है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना हुआ है तो वही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लैक्टोज कन्वर्ट होगा लैक्टेज के माध्यम से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सुक्रोज है, सुक्रेज काम करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। देखिए न्यूक्लियोटाइड है, पहले न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होंगे तो न्यूक्लियोटाइड ये सबस्ट्रेट है, इस पे काम करने वाला होगा न्यूक्लियोटाइडेजेस, इससे बनेगा न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स पे ये सबस्ट्रेट बना, इस पे न्यूक्लियोसाइडेजेस काम करेंगे और शुगर और बेस में उसका सिंपलर फॉर्म बनेगा। डाई एंड मोनोग्लिसराइड जो बने थे लिपेज की एक्शन से, फिर से लिपेज उस पे काम करेगा और एब्जॉर्बेबल फॉर्म दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल अभी बनाएगा। अभी ये जनरली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो उसका पहले ब्रेकडाउन होगा मिसल्स में, मिसल्स का कोटिंग होगा प्रोटीन से और उसके बाद इट विल बी टेकन इनटू द विलाई, राइट, इंटेस्टाइन म्यूकोसा। ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलेक्यूल मेंशन अबव ऑकर्स इन द डुओडेनम। देखिए ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स मेंशन अबव ऑकर्स इन द डुओडेनम। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसका डाइजेशन हुआ। सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म आर एब्जॉर्ब्ड इन द, देखिए ये जो सिंपल सब्सटेंस है इसका एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हम बात कर चुके, कहाँ होगा? जेजुनम और इलियम में होगा। अनडाइजेस्टेड जो अन फूड है तो अनएब्जॉर्ब रहेगा, एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, इट विल बी पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा है हमारा सीकम, राइट। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा लेकिन इसके कुछ अलग फंक्शंस भी होंगे जैसे कि पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, दैट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वेल, अब सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस व्हिच हेल्प इन अदरिंग ऑफ वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग फॉर एन इजी पैसेज। क्या फंक्शन हुए लार्ज इंटेस्टाइन के? कुछ पानी को खींच लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करना। अलोंग विद दैट जैसे हमने बात की थी कि म्यूकस स्टमक में भी रिलीज होगा प्रोटेक्शन के लिए, इंटेस्टाइन में भी रिलीज होगा प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड अभी एंटर करेगा तो उसका लुब्रिकेशन करना जरूरी है। सादी भाषा में अगर बात करेंगे तो उसका ग्रीसिंग करना जरूरी है, ठीक है, फॉर इजी पैसेज। वेल, अनडाइजेस्टेड फूड को नाम देंगे फीसेस एंटर्स इनटू द सीकम। वेल, पहला पार्ट है थ्रू इलियोसिकल वॉल, क्योंकि लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का था इलियम और फर्स्ट पार्ट ऑफ विच एंटर्स इनटू द सीकम, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बीच में जो वॉल होगी। क्यों? क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में आएगा तो वो बैक फ्लो उसका ना हो, इसलिए इलियोसिकल वॉल वहां पर प्रेजेंट होगी। इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन। आगे बढ़ेंगे, देखो एक्टिविटीज। अब रेगुलेशन, जैसे कि ब्रीदिंग का रेगुलेशन हुआ था, कैसे हुआ था? मिडुला ऑब्लंगेटा, उसमें एक रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसके बाजू में कीमोसेंसिटिव एरिया था और उसे सपोर्ट करने वाला पॉन्स में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर था, कैरोटिड बॉडीज थी, एओर्टिक आर्क थी। इन सब के माध्यम से जैसे ब्रीदिंग का रेगुलेशन हुआ था, सिमिलरली
न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म के माध्यम से ये डाइजेस्टिव एक्टिविटी जैसे कि मस्कुलर एक्टिविटीज है, एंजाइम का सिक्रेशन है, ये सब कंट्रोल किया जाएगा। देखिए इट इज अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। ठीक, साइट स्मेल और इवन प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। अगर कोई फूड की पसंदीदा फूड है, उसकी याद भी आती है, तो हम वी स्टार्ट सलाइवेटिंग, राइट। अब ये कैसे होगा, तो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशंस आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। न्यूरल सिग्नल से भी ये स्टमक और इंटेस्टाइन के सिक्रेशंस रिलीज हो गए, राइट। मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मस्कुलर एक्टिविटी करनी है, दीज आर मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू सीएनएस। लोकल मैकेनिज्म मतलब उस पार्ट में प्रेजेंट होने वाली नर्व्स उसे स्टिमुलेट कर देगी, या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आ करके उसका मस्कुलर एक्टिविटी का मॉडरेशन होगा। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। जो स्टमक और इंटेस्टाइन का म्यूकोसा है, तो अलग अलग तरीके के हार्मोन्स जैसे कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, कोलेसिस्टोकाइनिन है, ठीक है, सिक्रीटिन है, राइट। तो अलग अलग हार्मोन से, तो लोकल हार्मोन हम उसे बोलेंगे, क्यों, क्योंकि म्यूकोसा वहीं पे उसका रिलीज कर रहा है, तो ये भी हेल्प करेगा, राइट। एब्जॉर्प्शन, अब ये बात क्या हुई, डाइजेशन तो कंप्लीट हुआ, अब एब्जॉर्प्शन करना जरूरी है। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। फाइनल हमारा मोटो क्या है, डाइजेस्ट जो सिंपलर फूड है अभी ब्लड में लेना है, ब्लड हर एक टिश्यू तक पहुंचेगा और हर एक सेल को प्रोवाइड करेगा, राइट। अब ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, तीन माध्यम से होगी, तीन प्रोसेस से होगी, आई मीन एक्टिव प्रोसेस होगी, पैसिव होगी और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है तो इसमें कैरियर प्रोटीन्स लगेंगे, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में हम डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। अगर एक्टिव है तो यहाँ पे एनर्जी लगेगी, और पैसिव है तो ये सिंपल डिफ्यूजन होगा इसका, लेकिन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव प्रोसेस ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन मतलब हायर टू लोअर ट्रांसफर करेगा, हायर टू लोअर। जो एक्टिव प्रोसेस है ये लोअर टू हायर जाएगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लोअर टू हायर ट्रांसफर होगा। और फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट है ये भी हायर टू लोअर ही जाएगा, हायर टू लोअर, लेकिन यहां पे कैरियर प्रोटीन्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान में क्या रखना है, एक्टिवली कौन हो रहा है, पैसिवली कौन हो रहा है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से कौन हो रहा है। तीनों में एक कॉमन चीज रहेगी, कॉमन चीज ये होगी अमीनो एसिड और ग्लूकोज। एक्टिवली भी होगा, पैसिवली भी होगा और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी होगा। सिर्फ फर्क ये ध्यान में रखो कि जो सिंपल डिफ्यूजन है, पैसिव प्रोसेस है, तो उसमें क्लोराइड जैसे आयंस एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर वो एक्टिव प्रोसेस है तो उसमें किधर है, कहां लिखा मैंने, वेल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो एक्टिव प्रोसेस होगी उसमें ग्लूकोज तो है ही है, ग्लूकोज है, उसके बाद एमिनो एसिड्स है, और उसके बाद आयंस लाइक सोडियम है। ध्यान क्या रखना है, तीनों में कॉमन क्या देखा हमने, कॉमन देखा कि एमिनो एसिड कॉमन है तीनों भी प्रोसेस से, और दूसरा था आपका ग्लूकोज, ठीक है, मोनोसेकेराइड। लेकिन पैसिव प्रोसेस में क्लोराइड आयंस, ध्यान में रखने के लिए, कंफ्यूज हो सकता है, और एक्टिवली सोडियम जैसे आयंस एब्सॉर्ब करेंगे। एनसीईआरटी ने जितना मेंशन किया है उतना ही मेंशन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। वेल, अगर पानी का ट्रांसपोर्ट होना है तो इट विल डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, मतलब अगेन पानी भी कैसे जाएगा, हायर टू लोअर, जहां पे पानी ज्यादा होगा उस हिस्से से कम हिस्से वाले, आई मीन कम पानी वाले हिस्से में वो एंटर करेगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। वेल, यहाँ ये बात हो चुकी है। हाँ, अब देखिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये इनसोल्यूबल है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे ब्लड में, तो इसका सबसे पहले कन्वर्जन होगा मिसल्स में, वो टूटेंगे, टूटने के कौन हेल्प करेगा, बाइल जूस हेल्प करेगा फॉर इमल्सिफिकेशन, दैट मीन मिसल फॉर्मेशन। लेकिन मिसल्स अब एंटर करेंगे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, और वहां पे जाने के बाद इट विल बी कोटेड विथ प्रोटीन, प्रोटीन मिसल्स, ये मिसल्स, सॉरी स्पेलिंग गलत, ठीक है, मिसल्स को ऐसे प्रोटीन का कोट आएगा तो उसे हम नाम देंगे काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन विल बी एब्जॉर्ब्ड इन लैक्टिस, ठीक। These lymph vessels ultimately released the absorbed substances into bloodstream. Okay. अब अलग अलग हिस्सों में जो भी एब्जॉर्प्शन होगा, देखो एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा, ओरल कैविटी में भी एब्जॉर्प्शन होगा, स्टमक में भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, चारों भी हिस्सों में एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन अलग अलग सब्सटेंसेस का, ठीक। जैसे कि माउथ कैविटी में कुछ ड्रग्स होंगे डायरेक्टली म्यूकोसा के कांटेक्ट में अगर आएंगे तो डायरेक्टली इट विल बी पोर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ड्रग के बारे में ये एब्जॉर्प्शन होगा माउथ में। अगर अल्कोहल है,
कुछ वाटर है, सम शुगर्स है, सिंपल शुगर्स, दिस इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन अ स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो लगभग सभी सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन जैसे हमने बात की थी, वाटर एब्जॉर्ब होगा, मिनरल एब्जॉर्ब होगा और कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच टू द टिश्यूज, वहां पे वो एक्यूमुलेट करेंगे, एसिमुलेट होंगे, और उस किस लिए एक्यूमुलेट होंगे, वहां पे टिश्यू को उसका वापर करना है, उसका यूज करना है। तो ये जो प्रोसेस है, जो एब्जॉर्ब फूड है टिश्यू तक पहुंचना, वहां पे एक्यूमुलेट होना फॉर यूटिलाइजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमुलेशन, ठीक। डाइजेस्टिव वेस्ट ऑब्वियस है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन हो चुका, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है सिंपली इट विल बी ब्रॉट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो कोहेरेंट फिसेस इन द रेक्टम इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स, जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा तो न्यूरल रिफ्लेक्स वहां पे काम करेगा, ठीक है, न्यूरल मैकेनिज्म। उससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी आपके लार्ज इंटेस्टाइन की, और उसकी वजह से यू विल फील लाइक डिफिकेटिंग, राइट। तो डिफिकेशन की जो हमारी इच्छा होगी कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स विल टेक प्लेस, मास मूवमेंट जिसे हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में होगी, राइट। आगे बढ़ेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी अलग अलग डिसऑर्डर्स है, उसमें एक है इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। जो इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है ज्यादातर ये होगी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन होगा तो सूजन आएगी, इन्फ्लेमेशन होगा। उसके साथ साथ पैरासाइट्स लाइक योर इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन है, और जैसे हमने बोला कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया और वायरस भी करेंगे, तो उसके साथ साथ पैरासाइट भी करेंगे जो इंटेस्टाइन में, जैसे कि टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, ठीक। जॉन्डिस है, जॉन्डिस में क्या होगा, जो भी बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो आपका था एक पर्टिकुलर मात्रा में प्रेजेंट होगा, तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन होगा तो किडनी से उसका मतलब एलिमिनेशन थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो अगर बॉडी से वो पास नहीं कर पा रहा है तो इट विल बी एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड, ठीक है, मतलब रेटिना में वो स्टोर करेगा, योर कॉर्निया में, तो आपकी आंखें कैसी येलो दिखेगी, नेल में जमा हो जाएगा तो नेल भी येलो बनेगी, स्किन के अंदर भी डिपॉजिट होगा, और जो कुछ बचा हुआ है वो आपके यूरिन से बाहर निकलेगा, दैट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होगा, इट इज द इंडिकेशन ऑफ लिवर मालफंक्शन, राइट। नेक्स्ट होगी ओमेटिंग। ओमेटिंग क्या है, जो भी हमारे गैस्ट्रिक के कंटेंट है, जैसे हमारा जी मचलाना जिसे हम बोलेंगे, वो अगर नोजिएटिंग फीलिंग आएगा तो स्टमक की कंटेंट ये बाहर निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वोमिटिंग। नेक्स्ट है आपका डायरिया। डायरिया क्या है, इरेगुलर बॉयल मूवमेंट, जो आपके इंटेस्टाइन है तो इरेगुलरली और फास्ट मूव करेंगे, तो फूड ये ज्यादा क्वांटिटी में, आई मीन अनडाइजेस्टेड फूड ज्यादा क्वांटिटी में बॉडी से पास होगा तो उसे हम बोलेंगे डायरिया। उसमें वाटरी स्टूल होगा, है ना, सॉलिड स्टूल नहीं होगा, वाटरी होगा, और इससे क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उस पर भी इफेक्ट होगा डायरिया में। कॉन्स्टिपेशन है, यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट रहती है, यहाँ पे कम मूवमेंट होगी, तो क्या होगा कि फिकल मैटर का जो डिस्चार्ज है वो कम हो जाएगा, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। एक कारण इसका एंजाइटी है या तो स्पाइसी फूड है। उसके बाद इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में हम क्या बोलेंगे, फूड का डाइजेशन ना होना। अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें फीलिंग आएगी कि स्टमक फुलनेस, जैसे हमारा स्टमक फुल है, और ये इसके जो रीजंस है, तो रीजन है इसमें एंजाइम का सिक्रेशन प्रॉपर ना हो पाना, एंजाइटी या तो स्ट्रेस है, फूड पॉइजनिंग है, ओवर ईटिंग, या तो स्पाइसी फूड खाना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बचा है हमारा वैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दो तरीके, अब इसमें क्या किस पे जिक्र करना है, सिर्फ दो ध्यान में रखिए। एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है क्वाशियोकर, और दूसरी है आपकी मैरास्मस। दोनों भी केस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, इन बोथ केसेस प्रोटीन प्लस कैलोरीज, कैलोरीफिक जो फूड होगा तो कैलोरी डेफिशिएंसी होगी दोनों भी केस में, क्लियर है। लेकिन फर्क क्या होगा, क्वाशियोकर इट विल बी इन केस ऑफ मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल से अगर बड़ा बच्चा है तो उसमें अगर प्रोटीन की और कैलोरी की डेफिशिएंसी होगी तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्वाशियोकर्स डिसीज। और मैरास्मस लेस देन 1 ईयर ओल्ड, मतलब इन्फेंट्स में होगी, ठीक है। दूसरा फर्क, क्वाशियोकर में इडीमा का फॉर्मेशन होगा, इडीमा मतलब स्वेलिंग,
बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, स्किन में, लिम्स में स्वेलिंग आएगा, जो कि एब्सेंट होगा, इडिमा फॉर्मेशन एब्सेंट इन केस ऑफ मैरास्मस, ठीक है। और दूसरे दोनों के जो कंबाइन कॉमन पॉइंट है, उसमें स्किन पफी होना, ड्राई हो जाना, मेंटल रिटार्डेशन मतलब ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से न होना, या तो बॉडी का स्टेचर ठीक से नहीं बढ़ना, और थिनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, दोनों में भी कॉमन से। लेकिन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ध्यान में रखिए, इडिमा तैयार होगा आपके क्वाशियोकर में, जो कि एब्सेंट रहेगा मैरास्मस में। मैरास्मस एक साल से जो छोटे बच्चे उनमें होगा, और क्वाशियोकर 1 साल से बड़े बच्चों में होगा, ठीक है। और डेफिशिएंसी क्या होगी? प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी। और एक इसमें पॉइंट है कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका मेजरमेंट होगा। कैलोरीफिक वैल्यू जो फूड की निकालेंगे हम, तो इंस्ट्रूमेंट है बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है ना। तो आपको एनसीईआरटी से देख के जो भी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू उसे मतलब उसे याद करना है, ठीक है। ग्रॉस मतलब क्या? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू किसे बोलेंगे हम? जो कि हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर पाएगी। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी आपकी फैट की, 2 नंबर, मतलब उसके बाद नंबर आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, ठीक है। तो दैट इज अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी चैप्टर, आशा करता हूं कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फिजियोलॉजी के लोकोमोशन के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।